ने लंबा सफर तय किया है। आज आप जो भारत देख रहे हैं वो पिछले 75 साल में हुई घटनाओं का निचोड़ है। आजादी के साथ हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी आईं। देश नया था, खजाना अंग्रेज पहले ही लूट चुके थे, जनता गरीबी और भुखमरी से त्रस्त थी और उस पर ब्रिटिशर्स ने लाद दिया बंटवारे का बोझ भारत। आजादी के वक्त देश में ब्रिटिश एडमिनिस्टर इंडिया के अलावा 565 रियासतें थीं। लिहाजा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का बीड़ा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कश्मीर का मसला फंस गया। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते, लेकिन पाकिस्तान की भेजी कबायलियों की सेना ने कश्मीर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने मांगी भारत से मदद और बदले में एक सशर्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुबह होते होते भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और फिर कबायलियों को कश्मीर से ऐसा भगाया कि उनके होश उड़ गए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव की वजह से फौज ने युद्ध विराम के तहत अपने पैर वापस कर लिए। उस वक्त हुक्मरानों ने वापसी के निर्देश नहीं दिए होते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। देश की सीमाएं तो सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए भारत को चाहिए था एक समावेशी संविधान। 1949 में गठित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान पर काम कर रही थी। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र भारत ने राजपथ पर जब परेड निकाली तो दुनिया ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा देखी। यह भारतीय संविधान का ही कमाल था कि 1951 में देश के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार मिला। जनाब अली, उस वक्त भी दुनिया के कई विकसित देश ऐसे थे जहां सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में 21 साल से ऊपर हर महिला को, पुरुष को, वृद्ध को या हर किसी को वोट देकर अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता प्रदान हुई। अपने मनपसंद नेताओं को सुनने के लिए हजारों की भीड़ में जनता जुटी और 489 सीटों की संसद में 364 सीटें कांग्रेस को देकर पंडित नेहरू को पहले चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता सौंप दी। भारत की उन्नति की, तरक्की की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए 9 जुलाई 1951 को पंडित नेहरू ने शुरू की पहली पंचवर्षीय योजना। और आजाद इंडिया का जोश और जज्बा देखिए कि पहले साल के 2.1 के जीडीपी लक्ष्य के मुकाबले भारत की तरक्की की रफ्तार थी 3.6%। जनाब अली, इंडिया तैयार था, हिंदुस्तान तैयार था, भारत तैयार था। इसी साल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच दिल्ली में आयोजित हुए पहले एशियन गेम्स में 11 देशों ने भाग लिया और 15 गोल्ड मेडल जीतकर भारत द्वितीय स्थान पर रहा। और आज 75 साल के बाद 23 साल के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने जब 87.58 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंकी तो सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, देश का नाम रोशन किया। पंजाब की सरजमीन पर बगैर जूतों के नंगे पांव दौड़कर कोई हवाओं से बातें कर रहा था।
1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता मिल्खा सिंह और नाम रोशन कर दिया भारत का। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पुकार उठी। द होल वर्ल्ड स्टार्टेड सेइंग ही इज फ्लाइंग सिक, ही इज फ्लाइंग सिक। नभ में लहराता हुआ तिरंगा गले में मेडल डाले मिल्खा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जूते पहनकर दौड़ने की आदत होती तो सारे मेडल मैं ही जीत लेता। सन 58 था बड़ा कमाल का साल। भारतीय गांव खेड़े की एक गरीब औरत की कहानी वाली फिल्म ने देश में धूम मचा रखी थी। फिल्म का टाइटल था मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये फिल्म विदेशी फिल्मों की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। जज्बातों की धार, मां बेटे के बीच उसूल की दीवार, ये फिल्म इतिहास रचने को तैयार। भारत की एक नारी की कहानी है ये, जिसका पति चला जाता है। वो ऑस्कर वाले समझ ही नहीं पाए कि जो राधा विधवा हो चुकी है, जिसका पति छोड़ चुका है, उसको पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती है। लेकिन कैसे उन्हें समझाएं कि भारत की स्त्री 7 फेरे के साथ साथ न केवल तन मन धन से समर्पित हो जाती है, आत्मा से भी समर्पित हो जाती है। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यह है भारत की कहानी। इस बीच भारत के उत्तरी और पूर्वी सीमा पर एक अलग कहानी चल रही थी। सन 55 से भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद लिए पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई को विदेश नीति का हिस्सा मान चुके थे। लेकिन भीतर भीतर अंदर खाने चीन तिब्बत पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। जैसे ही तिब्बत पर कब्जा करने वाले चीन की इच्छा के विरुद्ध दलाई लामा को भारत ने शरण दी, चीन ने अपना असली चेहरा सामने कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र पर धावा बोल दिया। चीन की बड़ी फौज के आगे छोटी सी भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। भारत को उस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। लता मंगेशकर ने जब शहीदों के सम्मान में एक गीत गाया तो देश का बच्चा बच्चा रो उठा। कवि प्रदीप का लिखा यह गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देशवासियों को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान। लेकिन 1965 में जनरल अयूब खान ने अमेरिकी पैटर्न टैंक्स के दम पर भारत पर हमला कर दिया। 1962 के चीन युद्ध से हम काफी कुछ सीख चुके थे, अलर्ट थे। भारत ने तब पाकिस्तानी फौज के पैर उखाड़ दिए, मुंह की खानी पड़ी। ताशकंद समझौते के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। लेकिन अगले दिन संदिग्ध परिस्थितियों में शास्त्री जी के निधन ने देश की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। तीन साल के अंदर देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए और 2 बहुत बड़े बड़े युद्ध भी झेले। अब देश की बागडोर किसके हाथों में होगी? तो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जिन्हें यह जिम्मेदारी पद विरासत। इंदिरा गांधी की आज जो छवि है वो एक तेज तर्रार नेता की है।
पर एक वक्त था जब कांग्रेस सिंडिकेट के नेता उन्हें पुकारा करते थे गूंगी गुड़िया। इंदिरा गांधी धीरे धीरे राजनीति के दांव पेच सीखती चली गई और फिर आया उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका। 1971 में बंगबंधु को भारत का वैचारिक समर्थन प्राप्त था। बंगबंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन लाखों की संख्या में आए बांग्लादेशी शरणार्थियों को मुद्दा बनाकर भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की ठानी। दुनिया ने देखा भारतीय फौज का दमखम, तेवर। और फिर भारत की मदद से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। उन्नीस 1974 का साल कोई कैसे भूल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। पोखरण में भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तब तक सिर्फ 5 देशों के पास ही न्यूक्लियर पावर थी। अब चीन के साथ साथ एशिया में भारत भी बड़ी ताकतों में, शक्तियों में गिना जाने लगा। एक तरफ विश्व पटल पर भारत की छवि बदल रही थी, पर उसी दौरान देश में बेरोजगारी, महंगाई और कांग्रेसी नेताओं के दम से लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा भी फूटने लगा था। गुजरात और बिहार से परवान चढ़ी इस नाराजगी ने आंदोलन की शक्ल ले ली। प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को शक्ति दी, बढ़ावा दिया, ताकत दी, इंस्पिरेशन दी और छात्र शक्ति को एकजुट किया। सरकार जनता की सुध-बुध क्या ही लेती। ऐसी परिस्थिति में जब उनके कुछ समर्थक तो यहां तक कहने लगे थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ऐसे में 1975 में 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने सब कुछ चेंज कर दिया। ऑर्डर था कि 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने और विरोधियों को चुप कराने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगवा दी। और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला दिन था। इमरजेंसी लगते ही जो लोग विरोध में थे, सरकार विरोधी बात करते थे, बयान देते थे, ऐसे लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, गिरफ्तार कर दिया। और फिर शुरू हुआ तानाशाही का दौर। इसी का एक नमूना थे संजय गांधी। संजय गांधी का नसबंदी का प्रोग्राम, जिसके चलते जबरन लोगों की नसबंदी की जा रही थी। लेकिन जनाब, ये तानाशाही कब तक चलती? 1977 में 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और लोकसभा के चुनाव हुए, तो चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। यहां तक कि मैडम अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सुनहरा मौका था, क्योंकि जनता समझ गई थी कि देश चलाने की बागडोर सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी और को भी सौंपनी चाहिए। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। आज जब हम पिछड़ों और अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करते हैं, तो बड़ी सहजता से इस वर्ग के महत्व को समझते भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी नींव 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने रखी थी।
1980 में जनता पार्टी की सरकार के गिर जाने की वजह से आयोग की यह रिपोर्ट खटाई में पड़ गई। लेकिन इसका इस्तेमाल स्वार्थ अस्त्र के तौर पर वीपी सिंह ने कैसे किया है, इसका खुलासा भी जरूर होगा। साल था 1983, 1983। भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच गई वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने। लेकिन भाई साहब, वर्ल्ड कप जीतने की बात तो किसी ने दूर दूर तक सोची भी नहीं थी। जनाब देखते देखते पहुंच गए फाइनल। चलिए साहब, मैच स्टार्ट हुआ, दिल बैठने शुरू हो गए, क्योंकि भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 183 रन ही बना सकी। आउट। वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, बड़े बड़े बंदे, पर मदनलाल की एक गेंद को जब विवियन रिचर्ड्स हवा में खेल बैठे और कपिल देव ने उल्टे दौड़कर वो कैच पकड़ा, तब उसी मौके पर भारत जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका था। आज भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है। वो फैज अहमद फैज का एक शेर है ना कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। और हासिल गजल शेर अर्ज है कि हम फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। वर्ष 1984, 1984, भारत की एक बहुत बड़ी सफलता, सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में गमन कर रहे राकेश शर्मा से जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन 1984 की पेशानी पे एक काला धब्बा भी उभर आया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले के आंदोलन ने आतंकवाद की शक्ल ले ली थी। जिस शख्स के पीछे कांग्रेस का हाथ था, वो अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुका था। केंद्र सरकार और गिरफ्तार होने से बचने के लिए भिंडरावाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। तो उसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने शुरुआत कर दी और आरंभ हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने समस्त सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई के बाद सिखों की धार्मिक आस्था आहत हो गई, गहरी चोट लगी थी। लेकिन किसने कल्पना की थी कि टूटे विश्वास का बोझ इतना होगा कि प्रधानमंत्री को उनके ही घर में उनके ही बॉडीगार्ड गोलियों से छलनी कर देंगे। और ना ही कोई सपने में सोच सकता था कि जिस समुदाय के खून से भारत की विकास की गाथा की इमारत बुलंद हुई है, उस सिख समुदाय को वो दुर्दिन देखना पड़ेगा जब हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गमादी रात लम्मी ने या मेरे गीत लम्मे ने, न पैड़ी रात मुक्ति ने न मेरे गीत मुक्ते ने। बुलिया वेखो टेरियां उत्थों कख पए, बुलिया वेख ओ टेरियां उत्थों कख पए, उधरों एक नहीं आया इत्थों लख गए। माना जाता है, सुना भी है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पर यह सिख नरसंहार हुआ था, जिसके घाव आज भी रिश्ते हैं